नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। टॉपिक हमारा रहेगा कृषि वित्त, अर्थ एवं वर्गीकरण, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन। आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा अच्छी तरह समझ में आ सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। कृषि वित्त या कृषि साख क्या है? कृषि वित्त या कृषि साख वह मुद्रा या पूंजी होती है जिसे एक किसान या ग्रामीण व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से अपने कार्य में खर्च, अपने परिवार के खर्चों या अपने कुटीर उद्योगों, छोटे उद्योगों को पूरा करने के लिए उधार लेता है। उसको हम कृषि वित्त या कृषि साख कहते हैं। कृषि वित्त की परिभाषा। कृषि वित्त से अभिप्राय कृषि व्यवसाय में विभिन्न कार्यों को करने के लिए पूंजी की व्यवस्था से है। किसानों को इस आवश्यकता के प्रमुख स्रोत होते हैं। कौन कौन से स्रोत होते हैं? पहला है उसकी निजी पूंजी, उसकी जो खुद की पूंजी हो उससे वो आवश्यकता पूरी कर सकता है। दूसरी वह पूंजी होती है जो वो उधार लेता है, जिसे साख या ऋण कहा जाता है। कृषि कार्य को पूरा करने के लिए धन उधार लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कृषि साख का अर्थ। कृषि साख का क्या अर्थ है? साख अंग्रेजी शब्द क्रेडिट का अनुवाद है और क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्रेडो से हुई है, जिसका अर्थ विश्वास या भरोसा करने से होता है। कृषि साख की परिभाषा। कृषि साख की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि इसका अर्थ निवेश किए गए उस धन की मात्रा से है जो कार्य के विकास व उत्पादकता के निर्वाह के लिए उपलब्ध हो। आगे हम बात करेंगे कृषि साख के आवश्यक तत्व। उपरोक्त परिभाषाओं में से साख के 3 आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं, जिसको स्मरण रखने के लिए अंग्रेजी के शब्द बैट का प्रयोग किया जाता है। बैट का प्रयोग किया जाता है। इसमें बी से अभिप्राय बिलीफ, विश्वास से होता है, और ए से इसका अमाउंट, जो धनराशि को कहा जाता है, और टी से तात्पर्य हमारा टाइम, समय से है। तो इसके बारे में हम बताते हैं। बैट के बारे में एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं बैट, बिलीफ, अमाउंट और टाइम। अब हम बात करते हैं बिलीफ, विश्वास। विश्वास क्या है? साख के लिए ऋणदाता यानी कि ऋण देने वाला या उधार देने वाला, और ऋणी जो उधार लेता है, दोनों को एक दूसरे पर विश्वास रखना आवश्यक होता है। यदि दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा तो लेन देन संभव नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि जो धन देने वाला होता है और धन लेने वाला होता है, उसको एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा हम बात करेंगे अमाउंट, जिसको ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी कह सकते हैं, मूल्य का हस्तांतरण। साख के लिए धन का अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का हस्तांतरण होना आवश्यक होता है। तीसरा है हमारा समय, टाइम। साख के लिए आवश्यक है कि रुपया लेने और उसका भुगतान के बीच समय का अंतर हो, यानी कि जो ऋण देता है और जो ऋण लेता है, इस बीच में जो ऋण लेने वाला हो उसको एक समय दिया जाए कि वो लिया गया ऋण अपना वापस कर सके। अब हम आगे बात करेंगे कृषि वित्त का वर्गीकरण। कृषि वित्त का वर्गीकरण करने के लिए कुछ यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसा आप पहला देख सकते हैं ऋण लेने की आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा के आधार पर, तीसरा है ऋणदाता के अनुसार, चौथा है समय के अनुसार, पांचवा है ऋणी के आधार पर वर्गीकरण, और अगला है परिस्थितियों के आधार पर। हम सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे ऋण लेने की आवश्यकता अनुसार। ऋण लेने की आवश्यकता अनुसार इसमें 1-2 पॉइंट आते हैं। पहला है ए है उत्पादक ऋण, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्टिव लोन कहते हैं, और बी है हमारा अनुत्पादक ऋण, अनप्रोडक्टिव लोन। तो सबसे पहले हम उत्पादक ऋण के बारे में आपको बताएंगे। उत्पादक ऋण
इस प्रकार का ऋण फार्म की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए लिया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। उत्पादक ऋण मतलब ये किसी प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए या फार्म की ग्रो करने के लिए लिया जाता है। इसमें दो प्रकार का होता है। पहला है प्रत्यक्ष उत्पादक और दूसरा है अप्रत्यक्ष उत्पादक। प्रत्यक्ष उत्पादक डायरेक्ट प्रोडक्टिव किसे कहते हैं? इस प्रकार का जो ऋण होता है वो खेती के साधनों में वृद्धि करने के लिए लिया जाता है। जैसे उन्नतशील बीज होते हैं, रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ, औजार या नई भूमि खरीदने के लिए लिया जाता है, जो प्रमुख रूप से कृषि को उत्पादन करने के लिए बढ़ावा देता है। प्रत्यक्ष उत्पादक हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष उत्पादक उसको कहा जाता है जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं या कृषि से संबंधित औजार हैं, भूमि है, इन सब को खरीदने के लिए, कृषि को उत्पादन बढ़ावा देने के लिए लिया जाता है। दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष उत्पादक। अप्रत्यक्ष उत्पादक इस प्रकार के ऋण से खेती के उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है, जैसे कृषि शिक्षा प्राप्त करने के लिए या फिर कृषि की तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व कृषि साहित्य का क्रय करने के लिए लिया गया ऋण अप्रत्यक्ष उत्पादक कहलाता है। अब हम बात करते हैं बी। सबसे पहला पॉइंट था जो हमारा ऋण लेने की आवश्यकता अनुसार, उसमें 2 पॉइंट थे। ए हमने समझा दिया, ए में 2 पॉइंट आए। अब बी यहाँ आता है हमारा अनुत्पादक ऋण, अनप्रोडक्टिव लोन। यह ऋण घरेलू उपयोग की वस्तुएं खरीदने के लिए ली जाती हैं, जैसे शादी है, जब घर में शादी पड़ती है, गमी है या जन्मोत्सव, मृत्यु भोज है, मुकदमेबाजी हो जाते हैं, कृषि की जो खेती होती है जमीन विवाद में, आभूषण खरीदने के लिए। इस प्रकार के ऋण को अनुत्पादक ऋण हम कहते हैं। इसका खेती के उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है। यह पूरा तरह सेल्फ ऋण होता है जो अपने लिए लिया जाता है। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो है सुरक्षा के आधार पर। सुरक्षा के आधार पर लिया गया जो ऋण होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सुरक्षित साख, जिसको सिक्योर क्रेडिट कहते हैं, और दूसरा होता है असुरक्षित साख, अनसिक्योर क्रेडिट। सबसे पहले की बात करेंगे हम, सुरक्षित साख क्या होता है। सुरक्षित साख यह ऋण किसानों की चल व अचल संपत्ति को बंधक रखकर दिया जाता है। इस प्रकार का ऋण देने में ऋणदाता को कोई जोखिम नहीं होता और इस पर कम ब्याज लिया जाता है। यह 4 प्रकार का होता है। इसके बारे में हम बताते हैं एक बार। सुरक्षित साख, सुरक्षित साख से तात्पर्य यह होता है कि जो ऋण लेने वाला होता है वो अपनी कोई जमीन है या अपनी चल अचल संपत्ति जो भी है, जैसे ट्रैक्टर है या कुछ और अपनी मशीन है, ये गिरवी रख के लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी कारणवश ऋण लेने वाला ऋण नहीं चुका पाता है तो ऋणदाता उसकी चल अचल संपत्ति से वो अपना ऋण वापस कर लेता है, निकाल लेता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है व्यक्तिगत, जमानती या प्रतिभूति। इस प्रकार का ऋण या तो ऋण लेने वाले की व्यक्तिगत प्रतिभूति पर या किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति की प्रतिभूति पर ऋण देने वाली संस्था ऋण देती है। मैं फिर रिपीट करता हूं, इस प्रकार का जो ऋण होता है वह ऋण लेने वाले जो व्यक्तिगत प्रतिभूति पर या किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति की प्रतिभूति पर ऋण देने वाली संस्था ऋण देती है। यदि ऋण का भुगतान समय पर नहीं किया जाता तो जमानती को ही ऋण की अदायगी का उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। इस प्रकार का जो ऋण होता है व्यक्तिगत, जमानती, इस पर जो गारंटर होता है, जो अपने जिम्मे पर ये बोलता है कि इनको आप ऋण दे सकते हैं, अगर वो ऋण नहीं दे पाया व्यक्ति तो जो गारंटर होता है उस पर उत्तरदायित्व होता है ऋण देने का। दूसरी आती है हमारी, सेकंड हमारा अचल संपत्ति को बंधक या गिरवी रखकर ऋण लेना। इस प्रकार का ऋण लेने वाले को उसकी अचल संपत्ति
जैसे भूमि, मकान आदि को बंधक रखकर दिया जाता है। संपत्ति ऋण लेने वाले के पास ही रहती है, किंतु उस पर स्वामित्व ऋण देने वाले व्यक्ति या संस्था का रहता है। ऋण लेने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बंधक रखी हुई संपत्ति को बेच नहीं सकता। इस प्रकार का जो ऋण होता है वह अचल संपत्ति को बंधक रख के दिया जाता है, जैसे भूमि, मकान, ये सब जमीन के कागज हैं, इन सबको बंधक रख के ऋण दिया जाता है। लेकिन उस पर जो ऋण देने वाला होता है वो संपत्ति को बेच नहीं सकता जब तक ऋण लेने वाला व्यक्ति उसका ऋण जमा ना कर दे। अब आता है हमारा चल संपत्ति को बंधक रखकर ऋण लेना। इस प्रकार का ऋण लेने वाले व्यक्ति की चल संपत्ति जैसे पशु, मशीनें, औजार, आभूषण इत्यादि को बंधक रखकर दिया जाता है। चौथा है हमारा समर्थक ऋणाधार। यह ऋण लेने वाले के नाम के शेयर, प्रमाण पत्र, बॉन्ड्स, बीमा पॉलिसी आदि की जमा रसीदों को बंधक रखकर दिया जाता है। इस प्रकार के ऋण से चल अचल संपत्ति या गारंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार का जो ऋण होता है वो जैसे शेयर हैं, बीमा पॉलिसी आदि ऐसे कुछ जो महत्वपूर्ण कागजात हैं उनको बंधक रखकर ये ऋण मिल जाता है। अब हमारा आता है बी, असुरक्षित साख। अभी तक हम बात कर रहे थे सुरक्षित साख की, जिसमें ऋण जो देने वाला होता है उसको किसी प्रकार का ऋण देने में कोई जोखिम नहीं होता। अब हम बात करते हैं बी, असुरक्षित साख। बिना किसी जमानत, प्रतिभूति अथवा बिना कुछ बंधक रखे जो ऋण लिया या दिया जाता है तथा जिसके भुगतान में अनिश्चितता रहती है वह असुरक्षित साख कहलाता है। इस प्रकार के ऋण में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु, जमीन बंधक नहीं रखी जाती। और इसकी कोई सीमा नहीं होती है कि आप 6 महीने के लिए है या 1 साल के लिए है, ये आगे पीछे हो सकता है, 2-4 महीने आगे पीछे हो सकता है। इस पर किसी प्रकार का प्रतिभूति बंधक कुछ नहीं रखा जाता है, जिसको हम असुरक्षित साख कहते हैं। अगला आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, ऋणदाता के अनुसार। ऋणदाता के अनुसार जो ऋण होता है इसमें 2 प्रकार के ऋण आते हैं, संस्थागत ऋण और गैर संस्थागत ऋण। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्थागत ऋण। यह ऋण संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं, जैसे सरकार है, सहकारी समितियां हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, व निगम इत्यादि द्वारा यह ऋण दिया जाता है, जिनका एक ऑफिस होता है, एक केंद्र होता है जहां पर ऋण लेने वाला आदमी जाकर अपनी बात बताकर अपने डॉक्यूमेंट देकर यह ऋण दे सकता है, ऋण ले सकता है। इसको हम संस्थागत ऋण कहते हैं। दूसरा आता है हमारा गैर संस्थागत ऋण। यह ऋण व्यक्ति विशेष द्वारा दिया जाता है, जैसे साहूकार हैं, व्यापारी हैं, आड़तियां हैं, गांव में और भी लोग होते हैं, साहूकार होते हैं, आप लोग देखते हैं। तो इस प्रकार के ऋण में कोई संस्था नहीं होती है और ये गैर संस्थागत ऋण इसको कहा जाता है। एक आप चार्ट देख रहे हैं नीचे, कृषि साख की पूर्ति के स्रोत। संस्थागत ऋण में, संस्थागत स्रोत में और गैर संस्थागत स्रोत में क्या अंतर रहता है और इसमें क्या क्या आता है आप देख सकते हैं। कृषि साख की पूर्ति के स्रोत, संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत में क्या क्या आता है, सहकारी समितियां जिसमें कुछ बैंक आती हैं, केंद्रीय बैंक हैं, साख समितियां हैं, बैंक हैं, निगम हैं, इसमें क्या क्या आता है। चौथा है हमारा सरकार। और यहाँ दूसरा आप देख सकते हैं गैर संस्थागत स्रोत, इसमें साहूकार, महाजन, व्यापारी एवं आड़तिया, कृषक, महाजन एवं बड़े किसान, रिश्तेदार। ये छोटा सा टेबल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको ये पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा कि संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत में ऋण में क्या अंतर रहता है या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं संस्थागत ऋण में और गैर संस्थागत ऋण में। अब हम बात करते हैं अपना अगला चौथा पॉइंट, समय के अनुसार, बेसिस ऑफ टाइम। यह 3 प्रकार का होता है।
पहला है हमारा अल्पकालीन ऋण, जिसको शॉर्ट टाइम लोन बोलते हैं। दूसरा है हमारा मध्यकालीन ऋण, मीडियम टर्म लोन। तीसरा है हमारा दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन। हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, अल्पकालीन ऋण। इस प्रकार का ऋण कुछ महीनों के लिए लिया जाता है, जिसका प्रयोग खाद, बीज, अन्य घरेलू सामान खरीदने के लिए लिया जाता है और फसल काटने के बाद चुका दिया जाता है। यह ऋण 10 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने की अवधि का नहीं होता। यह ऋण शॉर्ट टाइम का होता है, जैसे 2 महीना है, 3 महीना है, 4 महीना है, 6 महीना है। इसको हम लोग अल्पकालीन ऋण कहते हैं। दूसरा हमारा आता है मध्यकालीन ऋण, मीडियम टर्म लोन। इस प्रकार का ऋण औजार, पशु तथा मशीन खरीदने के लिए लिया जाता है, जिसकी अवधि 1 साल 15 महीने से लेकर 5 वर्ष या इससे कम हो सकती है। इसको हम लोग मीडियम टर्म लोन कहते हैं। अगला आता है हमारा दीर्घकालीन ऋण, जिसको लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। इस प्रकार के ऋण कृषक द्वारा या जो ऋण ले रहा है उसके द्वारा भूमि खरीदने, पंप सेट है, ट्यूबवेल है, पशुओं, मकान आदि गोदाम बनवाने के लिए या ट्रैक्टर खरीदने के लिए आदि चीज़ों के लिए लेता है, जिसकी अवधि होती है 10 से 15 साल से लेकर 20 वर्ष की अवधि तक। ये ऋण चलते हैं, जिसको हम लोग दीर्घकालीन ऋण बोलते हैं। इसका समय बहुत लंबा होता है, इसलिए इसको दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है। अगला आता है हमारा ऋण के आधार पर वर्गीकरण। ऋण के आधार पर वर्गीकरण। ऋण लेने वाले किसानों के अनुसार ऋण को निम्न प्रकारों में वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहला है खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले कृषक। दूसरा है हमारा पशुपालन करने वाले कृषक, विशेष रूप से दूध उत्पादन करने वाले कृषक जो दूध का व्यवसाय करते हैं। तीसरा है हमारा फल सब्जी उत्पादन करने वाले कृषक। चौथा है हमारा कुक्कुट पालन करने वाले कृषक। अगला है हमारा कुटीर उद्योग वाले कृषक। और अगला है हमारा कृषि संबंधित दूसरे व्यवसाय करने वाले कृषक। ये वर्गीकरण ऋण के आधार पर किया गया है कि कितने प्रकार के जो कृषक होते हैं वो ऋण लेते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनका ये वर्गीकरण है। अगला आता है हमारा छठवां, परिस्थितियों के आधार पर। यह 3 प्रकार का होता है। पहला विपत्ति साख, दूसरा सामान्य साख, तीसरा है हमारा विकास साख। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विपत्ति साख की। विपत्ति साख, विपत्ति जैसे बाढ़, अकाल, सूखा, अधिक जल भराव और टिड्डी दलों के आक्रमण पर जो ऋण दिए जाते हैं उन्हें विपत्ति साख कहते हैं। यह ऋण कृषकों को बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों, पशुओं के लिए चारा इत्यादि खरीदने के लिए लिया जाता है। विपत्ति साख से आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। जब भी किसान अपनी खेती करता है तो उस समय जैसे बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है या सूखा पड़ जाता है या टिड्डी दल या कुछ ऐसे कीटनाशक, ऐसे इंसेक्ट, कीड़े पड़ जाते हैं, जिनको पूरा करने के लिए जो कृषक होते हैं वो लोन लेते हैं। ऐसी आपातकालीन स्थिति में जो कृषक लोन लेता है उसको हम लोग विपत्ति साख कहते हैं। दूसरा है हमारा सामान्य साख। यह ऋण सामान्य परिस्थितियों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं और ये भी बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों आदि के लिए लिए जाते हैं। सामान्य साख से तात्पर्य यही है कि छोटे मोटे अपने सामान खरीदना, कृषि से संबंधित बीज है या कीटनाशक दवाइयाँ हैं, नॉर्मली जब कृषक अपना सामान खरीदने जाते हैं उसको हम लोग सामान्य साख बोलते हैं, सामान्य ऋण कहा जाता है उसको। तीसरा हमारा विकास साख, डेवलपमेंट क्रेडिट। डेवलपमेंट क्रेडिट, यह साख कृषि के विकास कार्यों जैसे सिंचाई के साधनों को विकास करने के लिए पंप सेट, ट्यूबवेल लगवाने, कृषि यंत्र और औजारों को खरीदने, विशेष रूप से ट्रैक्टर खरीदने और भूमि का पुनरुद्धार आदि के लिए दिए जाते हैं। इसका होता है विकास साख। विकास साख
का एक छोटा अर्थ ही इसको ये कह सकते हैं कि कृषि से संबंधित आगे विकास करने के लिए जो ऋण लिया जाता है उसको हम लोग विकास साख बोलते हैं। जैसे कुछ सामान होता है जो कृषि खरीदते हैं, जैसे पंप सेट है, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, या भूमि का पुनरुद्धार के लिए जो ऋण लिए जाते हैं, विकास के लिए लिए जाते हैं, उसको हम लोग विकास ऋण बोलते हैं। अगला आता है हमारा, विभिन्न संस्थाओं व समितियों ने कृषकों की ऋण आवश्यकताओं का आकलन किया है। इसमें क्या क्या आकलन किया हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है हमारा, सर्वप्रथम सबसे पहले केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने 1949 में कृषि के लिए 300 से 400 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण व 500 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। इसका अर्थ आप समझिएगा, इसमें हेडिंग आप देख रहे हैं, विभिन्न संस्थाओं व समितियों ने कृषकों की ऋण आवश्यकताओं का आकलन किया था। ये आकलन सब आपके नीचे दे रखे हैं, पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा है हमारा, इसके पश्चात 1950 और 51 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण समिति ने कृषकों के अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के जो लोन होते हैं कि प्रति वर्ष 750 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई थी। अगला है हमारा, 1961-62 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण ग्रस्तता एवं निपेक्ष सर्वेक्षण ने कुल पूंजीगत खर्च 626 करोड़ रुपए का आंका था, जिसमें से 33% ऋण के रूप में प्राप्त हो चुका है। अगला है हमारा, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 1966-67 में 1003 करोड़ रुपए की ऋण आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से 745 करोड़ अल्पकालीन, 90 करोड़ रुपया मध्यकालीन व 178 करोड़ रुपया दीर्घकालीन ऋण के मिले थे। अगला है हमारा, प्रोफेसर ML दातावाली की अध्यक्षता में नियुक्त पैनल ने 1970-71 के लिए 1228 करोड़ व 1341 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। अगला है हमारा, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति ने 1969 से 74 के लिए 2000 करोड़ के अल्पकालीन ऋण, 500 करोड़ रुपए के मध्यकालीन ऋण व 1500 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता बताई थी। अगला है हमारा, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1985 के अंत तक 16,549 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। अगला है हमारा, डॉक्टर DK देसाई ने वर्ष 2000 तक पहले विकल्प के अनुसार 49,356 करोड़ रुपए और दूसरे विकल्प के अनुसार 60,324 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। ये डिटेल हमने आपको बता दी, जो समितियों ने कृषकों की ऋण की आवश्यकता का जो अनुमान लगाया था। अब हम आगे बात करेंगे, किसानों को कृषि ऋण प्राप्त करने में होने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ। जो किसानों को जो ऋण प्राप्त करते हैं उसमें कौन कौन सी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है हमारा सुरक्षा, दूसरा है हमारा लंबा समय, लॉन्ग टाइम, तीसरा है हमारा प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल क्लाइमेट्स, अगला है हमारा कृषक की उत्पादक तथा अनुत्पादक शाख, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव क्रेडिट्स। अगला है हमारा ऋण की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। अगला है हमारा कृषि मौसमी धन्य। अगला है हमारा ऋण वापस करने की क्षमता का ना होना। अगला है हमारा सरकार की उपेक्षा, और अगला है सामाजिक प्रतिष्ठा का कम होना। सबसे पहले की हम बात करेंगे, सबसे पहला है हमारा सुरक्षा। कृषकों के पास उपयुक्त सुरक्षा का अभाव होता है। उसके पास भूमि या जानवर, दो ही प्रकार की वस्तुएं सुरक्षा के लिए होती हैं, जिनमें से पशु स्थायी रूप से सुरक्षा की वस्तु नहीं है और भूमि के हस्तांतरण पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिससे
किसानों को ऋण लेने में असुविधा होती है। अगला है हमारा लंबा समय, लॉन्ग टाइम। कृषि में पूंजी लगाने व उसका फल प्राप्त करने में अधिक लंबा समय लगता है। जब भी कृषि किसी चीज़ का उत्पादक करता है, खेती करता है, तो उसका जो फल होता है, जो उसकी क्रॉप होती है, वो प्राप्त करने में लंबा समय लग जाता है। किसानों के बीच बोने के कई महीने पश्चात, किसान जब बीज बोते हैं उसके कई महीनों पश्चात फसल पककर तैयार होती है। इसलिए कृषि में लंबे समय तक के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में महाजन अपना धन इतनी अवधि के लिए नहीं देना चाहते हैं। ये हो गया हमारा लंबा समय। तीसरा हमारा प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल क्लाइमेट्स, जैसे वर्षा, सूखा, बाढ़, बीमारियां, कीट पतंगों के आक्रमण इत्यादि के कारण अधिक जोखिम रहती है, जिसके कारण किसानों को ऋण में असुविधा होती है। अगला है हमारा कृषक की उत्पादक और अनुत्पादक शाख। इन दोनों में अंतर इस प्रकार किया जा सकता है, इस दोनों में अंतर हम आपको ऊपर पहले भी बता चुके हैं। उत्पादक ऋण के साल में अदायगी होने की संभावना रहती है, परंतु अनुत्पादक कार्यों के लिए ली गई साख को अदा करना कठिन अथवा असंभव सा हो जाता है। अगला है हमारा ऋण की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। ऋण की आवश्यकताओं का पूर्ण अनुमान लगाना कठिन होता है और इसकी मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित नहीं किया जा सकता। अगला है हमारा कृषि मौसमी व्यवसाय। कृषि मौसमी व्यवसाय होने के कारण साख की मांग भी मौसमी हो जाती है, यानी कि साख की मांग भी बढ़ जाती है। ऋणदाता यह समझते हैं कि इस समय कृषि का कार्य बिना ऋण लिए नहीं चल सकता, इसलिए वो ऋण ऊंची ब्याज पर देते हैं। उनको जो ऋणदाता होता है उनको पता चल जाते हैं कि ये तो उनको ये पता चल जाता है कि ये सीजनल खेती करेंगे, ये सीजनल है, मौसमी है, और किसानों को बिना ऋण के ये खेती नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, ऋणदाता ऋण पर ऊंची ब्याज लगा देते हैं, जिससे किसानों को ऋण में दिक्कत आती है और बहुत असुविधा होती है। अगला है हमारा ऋण वापस करने की क्षमता का ना होना। किसानों की आमदनी बहुत कम होती है, ये गरीबी की रेखा से नीचे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आमदनी में कठिनता से ही पेट भरते हैं, बचत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार की उपेक्षा। अगला पॉइंट है हमारा सरकार की उपेक्षा। सरकार भी इन लोगों की उपेक्षा करती है और उनको ऋण दिलाने में सहायता नहीं करती, और सहायता करती तो उन पर बहुत सारी बंदिशें आ जाती हैं। ये डॉक्यूमेंट को पूरा करना, ये डॉक्यूमेंट को पूरा करना, और किसान उन सभी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता, जिससे उनको ऋण नहीं मिल पाता और उनको ऋण में बहुत कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। अगला है हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा का कम होना। सामाजिक प्रतिष्ठा कम होने के कारण बैंक के मैनेजर व दूसरे कर्मचारी इनको ऋण नहीं देते। जनप्रतिनिधि भी इनकी कठिनाइयाँ नहीं सुनते, वह ऋण दिलाने में सहायता नहीं करते। इन सभी कारणों से कृषक को पर्याप्त मात्रा से साख नहीं मिल पाता है, और यदि मिलता भी है तो बहुत अधिक ब्याज दर पर मिलता है। अब हम बात करेंगे कृषि वित्त का स्वभाव व प्रयोग। आवास के लिए, मकान व पशुओं के लिए, घर बनवाने या फसल बोने से पककर तैयार होने तक, परिवार के उपभोग के लिए, शादी विवाह, जन्मोत्सव जैसे सामाजिक दायित्वों एवं मृत्यु भोज की परंपराओं को निपटाने के लिए ऋण लेना और ऊंची दर पर ब्याज भुगतान करना, सांसारिक एवं लोक मर्यादा के अनुरूप खर्चा करना भारतीय किसान के लिए अनिवार्य होता है। पंचायतों में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भी उसे अनुत्पादक ऋण लगातार लेते रहने की व्यवस्था
रहती है। फिर आसामी बागवानी खेती में अनिश्चितता, उत्पादन और निश्चित श्रम चुकाने के लिए ऋण के सिवाय कोई अन्य चारा भी नहीं होता। इस प्रकार उपभोग की आवश्यकताएं, सामाजिक प्रतिष्ठा की मर्यादाएं, लोक व्यवहार की परंपरा उसे ऋण के लिए बाध्य कर देती है। अकाल, सूखा या ओलावृष्टि, अधिक जलभराव व टिड्डी दलों के आक्रमण की मार भी भारतीय किसान पर ऋण भार को बढ़ाते रहने में अपनी भूमिका निरंतर निभाती रहती है। इस प्रकार कृषकों को निर्धनता, अनार्थिक जोतों का बाहुल्य, कृषि पर निरंतर बढ़ता भार, कुटीर व घरेलू उद्योगों का अभाव, अस्वस्थता, बीमारी, पैतृक ऋण को ईमानदारी से चुकाते रहने की मर्यादाएं, कृषक की अशिक्षा, सामाजिक व धार्मिक फिजूल खर्चियाँ, मुकदमेबाजी की आदतें, पशुधन का नुकसान, कृषि व्यवहार की कटौतियाँ या कृषक परिवार ऋण को निरंतर बढ़ाती जाती हैं, जिसमें समृद्धि के कहीं दर्शन नहीं होते हैं। फलतः ग्रामीण ऋण आज भारतीय को उसी प्रकार सहारा दिए हुए हैं जिस प्रकार जल्लाद का रस्सा फांसी की सजा पाए आदमी का एकमात्र अंतिम सहारा होता है। आगे हम बात करेंगे कृषकों को कृषि वित्त की आवश्यकता। जिस तरह बड़े बड़े उद्योगों के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसी तरह कृषि चलाने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। एक महापुरुष जिनका नाम है एफ निकलसन के अनुसार हम बोलें तो रोम से स्कॉटलैंड तक का कृषि इतिहास इस बात का साक्षी है कि कृषि के लिए ऋण लेना आवश्यक है। देश की परिस्थितियां भी भूमि अधिकार अथवा कृषि की अवस्था इस महान तथ्य को तनिक भी प्रभावित नहीं करती कि कृषक के लिए ऋण लेना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि जिन कार्यों के लिए कृषकों को रुपए चाहिए वे ये हैं: खेती के चालू खर्चे जैसे बीज, खाद इत्यादि खरीदने के लिए, बैल, औजार अथवा कच्चा माल खरीदने के लिए, नई भूमि प्राप्त करने के लिए, सींचने, निराने और रोपण के लिए, पुनः ऋण अदा करने के लिए, मकान बनवाने के लिए, खाद्यान्न तथा अन्य उपयोगी सामग्री खरीदने के लिए, सरकार को मालगुजारी देने के लिए, परिवार की शादी गमी के खर्चे के लिए, आभूषण के लिए, मुकदमाबाजी के लिए। इन विभिन्न प्रकार के मदों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक, जिसमें खेती के चालू खर्च जैसे बीज खाद इत्यादि खरीदने, पशु खरीदने, नई भूमि खरीदने आदि वे शामिल होते हैं। दूसरे आते हैं हम अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक, जिनमें पुराना शिक्षा के लिए, खाद्यान्न तथा अन्य उपयोगी सामग्री खरीदने, सरकार को मालगुजारी देने आदि में वे होते हैं। तीसरे प्रकार की हम बात करें तो इसमें अनुत्पादक खर्चे होते हैं, जैसे मुकदमेबाजी, शादी गमी, आभूषण आदि के वे होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां देश की 80% आबादी उपेक्षित सा जीवन जीती है, कृषि ही एकमात्र उनके जीवन का अवलंब होता है, सहारा होता है। कृषि करने के लिए किसान को खाद, बीज, पशु, यंत्र, बहुत सी चीज़ें खरीदनी होती हैं। मेड़बंदी करवाने से लेकर बाढ़ नियंत्रण व कर्ज अदा, भू संरक्षण के लिए, नालियां बनवाने के लिए तथा अन्य उत्पादक कार्यों के लिए, और हर फसल पर ऋण की आवश्यकता होती है। कर्ज लेने की प्रथा उतनी पुरानी है जितनी भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में व मनुस्मृति में ऋण देने की प्रथा जीवित है और शायद जीवित रहेगी। आज का हमारा ये टॉपिक पूरा यहीं ख़त्म हो गया और हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम आपके लिए बहुत जल्दी अगला वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।